appreciating my efforts and recognition. Thank you so much. I'll share my prelim strategy जो कि बहुत straightforward. I would not like to say कि I did not study. बहुत पढ़े थे यार, मतलब I really studied a lot. ऐसा नहीं होता है कि आप 6-7 घंटे पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालोगे. अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आई डोंट नो, दे मे बी अ सुपर ह्यूमन. बट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हार्डवर्क इज़ वन थिंग, कि हार्डवर्क सारे लोग करते हैं. ऐसा नहीं है कि आई हैव डन समथिंग एक्सेप्शनल. आप लोग भी घर जाके उतनी ही पढ़ाई कर रहे होंगे जितना आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. बट एक डिफरेंस होता है हार्डवर्क में, स्मार्ट वर्क में और टेम्परामेंट मेंटेन करने में. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक दिस, यहाँ पे सारे लोग बीपीएससी दे रहे होंगे आई बिलीव, तो मोस्टली. तो या फिर फॉर दैट मैटर लेट्स टेक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अभी हर एग्जाम में इक्वल ही कॉम्पिटिशन है. अगर आप एसएससी का एमटीएस भी देने जा रहे हो तो देयर आर लॉट मेनी पीपल, और आप कितना भी पढ़े हो इट इज़ नॉट अ गारंटेड थिंग कि आपका एग्जाम निकल जाएगा. ये एक चीज़ होता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो दैट इज़ योर टेम्परामेंट, कि आपको एग्जाम में अपना टेम्परामेंट मेंटेन करके रखना है. अब वो कैसे आता है? सी इट इज़ नॉट दैट कि नर्वसनेस होता नहीं है सबको. मेरा आज एग्जाम निकल गया है, बट when I was giving my 68th exam and 69th exam as well, that time I was not sure कि मेरा prelims हो जाएगा next phase में. When I came here for the interview during the 67th examination, तो उसके just एक दिन पहले मेरा prelims था, 69th prelims. I was not sure कि मेरा वो prelims निकलेगा. Although I have cleared 2 prelims before. अब you must be knowing कि वो pattern बदल रहा है BPSC का बार बार. तो भी वो nervousness होता है, वो anxiety आता है. तो for me, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, for that matter anything, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने एंजाइटी को, अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करना सीखो. वो होगा. टुडे ऑल्सो आई एम वेरी नर्वस. वाई? नॉट जस्ट बिकॉज आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, बट आई एम नर्वस क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आई एम सेलेक्टेड, दैट इज इट. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ. अभी ज्वाइनिंग होगा, पोस्टिंग होगा, क्या होगा, आगे क्या करेंगे, आई हैव टू गो फॉर यूपीएससी, दिस वॉज नॉट माई गोल, दिस इज माई गोल, हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो आपको एक चीज मान के चलना है, नर्वसनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन पर से इन लाइफ. क्लियर है? तो अब अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम में नर्वसनेस आता है तो जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल थिंग. आप अगर प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो वो नर्वसनेस कैसे आएगा? आई वॉज इन अ गुड जॉब, लाइक आई डिड माई MBA, आई वॉज इन अ गुड जॉब. कोई ज़रूरत नहीं था दैट आई हैड टू गिव BPSC. आई वॉज अर्निंग वेल, लाइक सब बढ़िया था. एंड मेरा जॉब ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे है. I had a lot of respect. I was working as a block project manager in भागलपुर जीविका. तो वो रिस्पेक्ट डेफिसिट भी मेरे जॉब में नहीं था. बट स्टिल आई रिजाइन एंड आई प्रिपेयर्ड. तो एवरी टाइम आई वॉज नर्वस. हम यही सोचा करते थे कि इफ़ आई वुड बी इन द जॉब तो ये नर्वसनेस तो आता ही नहीं. बट दिस इज माई डिसीजन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इजंट इट? अगर आप यहाँ आज बैठे हो तो इट इज़ योर डिसीजन कि आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ऐसा नहीं है किसी ने आपको थोपा है करने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग इज एंजाइटी एंड द सेकेंड थिंग इज रिविजन, जो सारे लोग बोलते हैं कि देखो फॉर दैट मैटर अगेन एनी एग्जामिनेशन, बट स्पेसिफिकली मेरा एक्सपीरियंस बीपीएससी के साथ है. तो आई वुड से कि आप 68, 69 सब में पेपर का पैटर्न अलग अलग हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है पैटर्न. कभी हिस्ट्री इजी आ जाता है तो कभी करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आता है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन तो कभी इंग्लिश डिफिकल्ट आता होगा, कभी मैथ्स टफ आ जाता है, कभी मैथ्स दे से बहुत ईजी आ गया, कभी रीजनिंग टिपिकल कर देते हैं. This is what is happening. My friends are preparing. I'm slightly aware about the pattern. Okay? तो आप ये नहीं सोच के जा सकते हो कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वही लड़ेगा. बट स्टिल यू हैव अ स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करना है. बट दिमाग में रखना है कि अगर प्रायोरिटाइजेशन वाली स्ट्रैटेजी नहीं लड़ती है वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, तब आप क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल. और जैसे आप अपना 100% क्वेश्चन पेपर पे दोगे, सपोज यू आर सिटिंग इन द रूम, और तब आपको अगर कोई टफ क्वेश्चन दे दिया जाता है और आप सॉल्व करते हो, आपको वो टेम्परामेंट लाना है. यू अंडरस्टैंड दैट? और ये कैसे आएगा? ये इट इज़ नॉट दैट आई विल कम एंड लेक्चर यू और वो आपका हो जाएगा. ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि व्हाट इज़ लैकिंग इन माई प्रिपरेशन. आई नो ऑफेंस टू एनीबडी हियर, बट ये कहीं आपको नहीं सिखाया जाता है कि व्हाट डू यू लैक. ये आपको अपने साथ ही बैठना है आधे घंटे हर दिन, एंड यू हैव टू रियलाइज दैट व्हाट इज़ लैकिंग इन योर प्रिपरेशन. Nobody else, I repeat, not even your parents can tell you this. Clear? तो आप घर पे जाओ, हर दिन 15 मिनट्स अभी से सेल्फ रियलाइज करो कहाँ गलत जा रहे हो. अगर आपने पहले भी बहुत अटेम्प्ट्स दिया है इन एनी एग्जामिनेशन, प्लीज रिकरेक्ट दैट थिंग. कीप, आई वुड से, नॉट जस्ट रिवाइजिंग योर सोर्सेज, यू हैव टू रिवाइज योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो. क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप सपोज
सपोज मेरा व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन, मेरा हिस्ट्री थोड़ा एक क्या ही है, आई हैव टू रीड सो मेनी, बहुत मेमोराइज बेसिस पे क्वेश्चन आता है, यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। आप एंशंट पढ़ने जाओ तो फिर तो कहानी अलग है। तो अब क्या होता है, बट जब आई रेड सो मेनी थिंग्स एंशंट को बार बार, तो मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग होता गया। बट बाद में रियलाइज कि मेरे को कॉन्फिडेंस ज्योग्राफी में ज़्यादा था, बट वो वीक जा रहा है। वाई? बिकॉज आई हैव नॉट रिवाइज ज्योग्राफी जितना मेरे को पढ़ना चाहिए था। तो आई विल रिवाइज माई स्ट्रैटेजी कि अगर हम बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पहले सोचा करते थे, तो अब हम बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के बारे में सोचेंगे। अगर हम बीपीएससी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। आप 67, 68, 69 में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि साइंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो प्रीलिम्स होगा। क्योंकि, और वो कैसे होगा? क्योंकि आप साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लो, आप घटना चक्र लगा लो। 2 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। एंड घटना चक्र के बारे में आई वुड लाइक टू से कि घटना चक्र एक ऐसी किताब है ना, इफ़ यू हैव रेड इट वेरी नाइसली तो आपका होगा सिलेक्शन, भले वहाँ से क्वेश्चन ना आए, बट घटना चक्र टीचेज यू दी एमसीक्यू एप्टीट्यूड कि आपको एमसीक्यू कैसे वहाँ पे लगाना है। सो घटना चक्र इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ल्यूसेंट भी रहता है, ऐसा नहीं कि पैटर्न चेंज हो गया तो आप ल्यूसेंट और घटना चक्र को इग्नोर कर सकते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। प्लस एनसीईआरटीज एग्जाम निकालना है, 3 पिलर होता है। साइंस कर लो, इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आपको साइंस में दिक्कत आ रही होगी। देर आर एम्पल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हु आर टीचिंग साइंस वेरी केयरफुली। आप यहाँ पढ़ रहे हो, सारे लोग सेम चीज़ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ आप साइंस कर लो फिर आप यूट्यूब में जाके 5 घंटे ऐसे लेट के साइंस का वीडियोज़ देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, एक ही सोर्स फॉलो करोगे। यहाँ पढ़ रहे हो साइंस तो यहाँ साइंस पढ़ो, उसके बाद किताब खोलो एनसीईआरटी, खुद से पढ़ो, सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम घटना चक्र, दैट इज इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेक श्योर आपका साइंस क्लियर है, तभी एग्जाम निकलेगा। अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो, आपका साइंस अगर क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल आएगा। आप हिस्ट्री से एग्जाम नहीं निकाल सकते हो कि आप सिर्फ बोलो हम हिस्ट्री सारा रट लिए तो एग्जाम निकलेगा, नहीं होगा। क्योंकि हिस्ट्री बहुत डाइसी सब्जेक्ट है, वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा नोबडी नोज, है ना। मगर साइंस का कॉन्सेप्ट वही रहता है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन बीपीएससी। आप ये भी नहीं बोल सकते हो पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है कि हम तो साइंस ही कर लेंगे एंड आई वोंट लर्न हिस्ट्री का ये सब सारा डेट्स, तो आपका एग्जाम निकलेगा, तो भी नहीं होगा। फाइन। एंड द थर्ड थिंग इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगेन वेरी डाइसी, कोई एक पर्टिकुलर सोर्स से आता नहीं है। सो न्यूज़पेपर करना होगा। 69 से अगर आप क्वेश्चन देखोगे, थिंग्स वर फ्रॉम न्यूज़पेपर, मतलब उन्होंने डिट्टो एक कुछ भी ऐसा टिपिकल सा न्यूज़ उठा के दे दिया है। एंड यू कैन नॉट कंप्लेन इन द एग्जामिनेशन कि ये कैसा क्वेश्चन है। आपको तो एग्जाम निकालना है, यू शुड नॉट कंप्लेन, आप अपने आप को वैसा बनाओ। ठीक है। 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट। पॉलिटी काफ़ी ईजी रहेगा, यू कैन रेफर टू ल्यूसेंट, यहाँ पे मटीरियल देते होंगे सर। आप लक्ष्मीकांत मेटिकुलसली नहीं भी पढ़ो तो भी एग्जाम निकल जाएगा। 10 क्वेश्चंस आता है, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चंस। और मगर व्हाट हैपन्स इज कि हम लोग सोचते हैं पॉलिटी बहुत इजी आएगा, पढ़ के नहीं जाते और वही 10 क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज अ मस्ट अगेन आई वुड से विद द इवॉल्विंग पैटर्न। तो प्रीलिम्स जो है ना वो ज़्यादातर टेम्परामेंट का गेम है। अगेन आई वुड से आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका टेम्परामेंट एग्जाम में नहीं है तो नहीं होगा एग्जाम। ऐसा नहीं कि मेरे को आज के डेट में कुछ बहुत ज़्यादा आता है, आई स्टिल नो द सेम थिंग्स जो हमको 67th में 1 साल पहले आता था, 68th में आता था, 69th में आता था, बट आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव चेंज्ड माई स्ट्रैटेजीज, रिवाइज में। जैसे 67th में न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी तो आई डिड नॉट रीड, मगर 69th में ऐसे पहले से न्यूज़ था कि द पैटर्न इज चेंजिंग, बहुत एप्रीहेंशन है, टफ पेपर आएगा, तो आई रेड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप लोग भी अपने आप को उस तरीके से चेंज करते जाओ। कमिंग बैक टू द मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस में गेम ना आंसर राइटिंग का होता है। इट इज़ अबाउट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज समथिंग जो आप आर्ट को पहले 15-20 दिन में सीख सकते हो और वही आर्ट को आपको अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? अब ये आर्ट सिखाएगा कौन? सर कैन टेल यू कि आपके आंसर में ये गलत जा रहा है, बट आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता होगा आंसर लिखने का। किसी का डेटा अच्छा लिखने का आदत होता है, किसी का इंट्रोडक्शन अच्छा लिखने का होता है, किसी का कंक्लूजन होता है, बॉडी मोरलेस सबका एक होता है। इफ़ यू हैव रेड इट केयरफुली, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो इट इज़ अ अंडरस्टूड थिंग कि आपको बॉडी आता है आंसर का। वहाँ एग्जाम में ये नहीं लिखना होता है जो हमको आता है, ये लिखना होता है जो उसने पूछा है। अब वो कैसे लिखोगे? आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। हमेशा आंसर को कॉन्टेक्चुअली लिखा जाता है, नो मैटर व्हाट दे आर आस्किंग, हमेशा कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस है। सर तो आपको आंसर कॉपी चेक करके दे देंगे, बट यू हैव टू गो होम एंड रीड दैट रॉन्ग आंसर वॉट एवर यू हैव रेड।
whatever you have read, आप उसको जो भी पढ़े हो, जो भी लिखे हो, उसको आप 3-4 बार पढ़िए, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. आंसर राइटिंग में या तो आपका फ्लो नहीं आ रहा होगा, या तो आप क्वेश्चन देखते साथ इंट्रोडक्शन नहीं है आपके दिमाग में से. माई कंटेंट वॉज वेरी गुड, कि कंटेंट में हम डेटा, स्टैट्स एंड द बॉडी पार्ट वॉज वेरी गुड, बट मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो आ नहीं पाता था. आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो आई हैव नेवर बीन इन टू राइटिंग एंड एवरीथिंग. मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, एंड प्रिपेयरिंग फॉर 2 months मेंस के लिए बहुत चैलेंजिंग था. तो व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि एक क्वेश्चन लेते थे हम, और उसके बारे में बस सोचा करते थे कि सपोज दिस क्वेश्चन इज देयर इन द एग्जाम, तो हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे. अगर, और मेरा लास्ट तक कंक्लूजन वीक रहा है, बट आप अगर 68 में मेरा पेपर देखोगे तो देर इज़ अ मैसिव इम्प्रूवमेंट. वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? 67, तो 68 में भी टाइम बहुत कम था, 2-3 महीने का टाइम आई गॉट. बट उसमें भी है, आपको खुद से सोचना है कि वे यू आर गोइंग रॉन्ग, वे यू आर गोइंग रॉन्ग. जब तक आप खुद से ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट. You need to find your strength, your weakness and self-realization. Third thing. Now for the interview part, I would say कि इंटरव्यू में भी अब क्या हुआ है ना, लाइक बहुत इंटरव्यू इज समथिंग जो कोई आपको बोल नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन आएगा. बहुत अजीब होता है, इट्स वेरी वेग वहाँ पे, कि दे कैन आस्क यू. पूरा इंटरव्यू आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे जा सकता है, आपका पूरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में हो सकता है, पूरा हिंदी में हो सकता है. दे कैन आस्क यू नथिंग ऑल्सो. आपको बस इतना भी पूछ सकते हैं कि क्यों SDM बनना है, आपने क्यों नौकरी छोड़ा. बट अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो माई इंटरव्यू वॉज बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. सो मैंने एग्रीकल्चर कर रखा है. सो द क्वेश्चंस वर वेरी टेक्निकल. लाइक उन्होंने मेरे से पूछ दिया कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कतरनी राइज. इमेजिन. सो आई बिलीव कि PhD का स्टूडेंट भी जो होगा वो कतरनी राइस का आंसर नहीं बता पाएगा. बट यू डू नॉट हैव टू शिवर विथ फियर एंड एंगर वहाँ पे कि हो आई रेड समथिंग एल्स. मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि दे डिड नॉट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन लाइक आपको SDM, व्हाई डू यू वांट टू बी एन SDM, देन व्हाई डिड यू, व्हाट इज योर पोस्ट प्रेफरेंस, आपने नौकरी क्यों छोड़ा, व्हाई सिविल सर्विसेज. बिलीव मी, नथिंग लाइक दैट. बहुत वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन में आई वर्क, लाइक जीविका. बिहार में होल एंड सोल है जीविका. They did not ask me a single question from जीविका. They did not ask me a single question from MBA. कुछ नहीं था. मतलब it was a unexpected thing which came in the interview. मगर आपको वहाँ पे नर्वस नहीं होना है. ये ऐसा मन में कभी नहीं सोच के जाना है कि अगर हम 20 क्वेश्चन, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम सोशियोलॉजी अगेन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. तो इससे व्हाट यू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दैट कोई ऐसा प्री सेट नोशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ पढ़ के गए तो ये यही क्वेश्चन आएगा. ऐसा नहीं होता है. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट अ कैंडिडेट जो टफ सिचुएशन में सर्वाइव कर पाए. इजंट इट? बिकॉज आगे भी आपको काम टफ सिचुएशन में करना है. थिंग्स विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू, सो यू हैव टू कीप एडजस्टिंग, कीप एक्सेप्टिंग. अच्छा, लास्ट थिंग आई वुड से इज मेंटल हेल्थ. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम तो बहुत एनजाइटी होता है. और मेंटल हेल्थ, जैसे आई हैव टू डू दिस फॉर माई, किसी का फैमिली रीज़न हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है घर में, कोई अपने लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा. समबडी वांट्स टू ओन अ स्टेटस इन सोसाइटी, समबडी वांट्स रिस्पेक्ट, समबडी वांट्स मनी, समबडी इज डूइंग फॉर देयर पेरेंट्स. मगर रीज़न सबका स्ट्रॉन्ग है. डोंट यू अग्री विद दिस? सबका रीज़न स्ट्रॉन्ग है. इन दैट सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा जर्नी में रीज़न के बारे में नहीं सोचना है. ओके, यू डू नॉट हैव टू थिंक बहुत ज़्यादा. वो दिमाग में आता है. देयर हैज़ बीन टाइम्स व्हेन आई वाज क्लियरिंग 67 का प्रीलिम्स भी हो गया मेरा, मेंस भी हो गया, 68 का भी हो गया प्रीलिम्स एंड 69 का भी प्रीलिम्स, मेंस, सब एग्जाम निकल रहा है. बट चेयर पे बैठ के आई एम ऑल इनटू एंजाइटी और बस टीयर्स आ रहे हैं मेरे आँख से. व्हाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग कि आगे क्या होगा. इफ आई एम नॉट क्लियरिंग दिस तो आगे क्या होगा. बट दिस इज़ अ रॉन्ग वे. जब भी आपका मन ऐसे घबराता है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. और आप किसी भी भगवान को मानते हो, नहीं भी मानते हो, खुद को मानते हो, बिलीव इन योर पोटेंशियल्स, बिलीव इन योर कैपेसिटीज़. एंड वॉट एवर यू आर रीडिंग, अगर आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी देख रहे हो कि थोड़ा उसका भी देख लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू रिलाई ऑन वॉट एवर कोचिंग इंस्टीट्यूट यू आर स्टडिंग एंड वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर फॉलोइंग. I was in close association with sir, especially with the sociology optional, and it had helped me a lot. इंटरव्यू के टाइम पे when I came here, तो विद्यार्थी सर थे and he asked me, तो मेरा 68 में ऑप्शनल नहीं था. तो ऐसा था कि बस ऐसे क्वालिफाई करना है. तो पहले जो हम पढ़े थे 67 में वही पढ़ के आई गेव 68 वाला भी ऑप्शनल. तो 7-8 मंथ्स हो गया है, उधर भी हम बस 2 महीने ऑप्शनल पढ़े हैं. तो मेरा रिवीजन पूरा छूटा है. एक दिन पहले हम प्रीलिम्स देकर आए, तो मेरा वो प्रीलिम्स का जोन है अभी दिमाग में.
Now sir, I came और sir was very brilliant. Sir का बहुत हाई लेवल नॉलेज है सोशियोलॉजी में, उनके फिंगर टिप्स में है कॉन्सेप्ट. आई एम सिटिंग हियर और सर वहाँ बैठे और वो हमसे लगातार 25-30 क्वेश्चन पूछे हैं सर. एंड यू वोंट बिलीव आई वाज नॉट एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन. मतलब नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. ये बहुत सरप्राइजिंग है, सर बताए होंगे आई थिंक. बट आई हैड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड आई टोल्ड हिम दैट अब कोई बच्चा है सर, उसको कभी नहीं जाना है. सर नोज कि मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, मगर ऐसे बहुत बच्चों का निकलता है. हो सकता है फ्लूक में भी निकला होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है. Okay, and that student is not able to answer a single question, but I still said, sir, कि I just need 2 days to revise and I can still give all answers of yours. I was that confident. You understand? मतलब कोई, he is an IPS officer, I am nothing in front of him. Nothing मतलब एक फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा है जिसको यूपीएससी का भी अभी नॉलेज नहीं है. And I have that confidence कि I told him that give me 2 days, I will revise and I will